हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस चैनल। तो स्वागत है आप सभी का अभी आज के इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैंने कुछ चेंज किया है, मेजर चेंज किया है कह सकते हैं कि आज का जो पेपर है वो एग्जाम रिव्यू पे तो आधारित है, लेकिन इसमें जो एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर पूछे जा रहे हैं वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे। वो जो है ना वो आज के आज अभी आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हो यहाँ पे इसी सेशन के अंदर। देखो, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है 9-10 का, वही आइडियली आपका सिलेबस है फॉर दिस ग्रुप डी के टोटल एग्जाम के लिए। ठीक है, वन थिंग क्लियर। नाउ सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की बात की जाती है तो एनसीईआरटी अलग से पीछे कुछ किताब निकाली है और एनसीईआरटी में अलग से पीछे चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जहां से क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए थे। 2022 में भी क्वेश्चन थे, उसके बाद जो एएलपी के वगैरह का पेपर हुआ है उसमें भी थे, राइट। अब जो पेपर अभी पीछे जो हुए हैं कुछ क्वेश्चन, उनको जब उठा के मैंने देखा तो पता लग रहा है कि वहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं, राइट। सो हम इस सेशन के अंदर एग्जाम के बेसिस पे एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आएंगे ही आएंगे वो मैं आपको कराने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैप्टर वाइज होते हैं। जैसे आज के जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी से रिलेटेड होंगे, यानी कि जो एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है वहां से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, एंड यस दिस इज मस्ट डू फॉर रेलवे। अगर आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं, आगे एएलपी का एग्जाम भी आने वाला है, तो भी ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है या कहां से कहां पे होता है, तो याद रखिए एल्वुलाई ऑफ लंग्स, फेफड़ों के एल्वुलाई, जिनको वायु कुपिकाओं के नाम से जाना जाता है, वायु कुपिकाएं ये क्या करती हैं, बाहर से जितनी भी ऑक्सीजन आपने ली है, इनहेल की है, उनको एल्वुलाई के अंदर आप स्टोर करते हो फेफड़ों में, और CO2 जो आपके शरीर का हीमोग्लोबिन आपको लाके दे रहा है उसको आप शरीर से बाहर निकालते हो, या फिर CO2 और O2 को एक्सचेंज करते हो कि भाई अगर तुम मुझे 100 CO2 दोगे मैं तुम्हें 100 ऑक्सीजन दे दूंगा। सिंपल फंडा है बॉडी का हमारी का। तो जो हमारा CO2 है वो एक्सेल होता है, O2 इनहेल होता है, ये हमारे एल्वलाइज कराते हैं। अब एल्वलाइज का साइज कैसे पता लगेगा, एल्वलाइज का साइज याद रखिए हमारे दोनों फेफड़ों में मिला के 500 मिलियन एल्वलाई होते हैं, 500 मिलियन। और अगर इसको मैं अगर ऐसे आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करूं तो अगर टेनिस कोर्ट, अगर एक टेनिस कोर्ट पे अगर हम अपने एल्वलाइज को बिछाएंगे तो एक टेनिस कोर्ट पूरा कवर हो जाएगा। इतना हमारे फेफड़ों में दोनों में मिला के 500 मिलियन एल्वलाइज भरे होते हैं, जिनको हम कहते हैं सीट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों के आदान प्रदान करने की जो सीट है, जो पोजीशन है, वो है आपकी एल्वलाइज। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। लंग्स के अंदर रखे हुए हैं एल्वलाइज, वायु कुपिकाएं। तो जो एल्वलाई होती है वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज का लास्ट पार्ट होता है, यानी कि ब्रोंकियोल्स के बाद जो आते हैं वो आपके एल्वलाइज आते हैं। तो आप सांस ले रहे हो, सारा ऑक्सीजन CO2 और एयर आपके एल्वलाइज में जाके भर रहा है। ठीक है, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना कावा फ्लोज इनटू, सुपीरियर वीना कावा से रक्त कहाँ पे प्रभावित होता है। अब जैसे ये डायग्राम आपके एग्जाम में नहीं है, मैंने दिखाया आपको, मैंने बनाया यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो। क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन क्या आनी चाहिए। तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर वीना कावा फ्लोज इनटू, अब यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा ऊपर के लिए बोलता है, इंफीरियर वीना कावा नीचे की जो ट्यूब होती है हार्ट की उसको बोलते हैं। तो जो हमारे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड यानी कि गंदा खून है, अशुद्ध रक्त है, वो सुपीरियर वीना कावा ऊपर के हिस्से से लेती है, इंफीरियर वीना कावा शरीर के निचले हिस्से से लेती है। तो जो ये ब्लड लेंगे वो कहाँ पे डालेंगे, राइट एट्रियम के अंदर, यानी कि दाएं एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट पार्ट है ये, लेफ्ट पार्ट है ये। तो जो खून आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पार्ट में होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, और इधर में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो राइट एट्रियम करके याद रखें, दाएं एट्रियम में। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो हरे रंग के पौधे क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट, खमीर में अवाववीय प्रतिक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इतना पार्ट आपको दिख रहा है भाई, ये तो कॉमन है ABCD के अंदर। जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में टूटता है, किसमें, पायरुवेट के अंदर।
एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन की चेन का होता है वो ब्रेक होता है C3 में, जो 2 पायरुवेट बनाता है। ठीक है, अब इसमें खमीर या ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे ले भी रहे हैं तो थोड़ा सा याद रखिए, इस पूरे क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में जो बाहर निकलना है ना वो इथेनॉल निकलना है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में काम नहीं करता। जब भी अबाव भी एनारोबिक वर्ड लिखा हुआ है तो याद रखिए कि एनारोबिक लिखते ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूरा हटा देना है। मैंने आपको पहले भी ये लाइन बोली है, हम सांस लेते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जितना भी ऑक्सीजन आप ले रहे हो ना वो सारा ऑक्सीजन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है, वही उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में मदद भी कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले ऑप्शन हटा दीजिए। साइटोप्लाज्म लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क और मसल के लिए होता है, दूध जहाँ पे या दूध की कन्वर्जन के लिए है, तो मसल्स में इथेनॉल प्लस CO2 करके याद रखिए साइटोप्लाज्म। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हैं? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ऑक्सीजन की कमी है मसल्स में तब लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है बढ़िया से तभी माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगी। माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, इतना याद रख लीजिए, सीधा सीधा प्रोपोर्शन में है। सांस आ रही है, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ले रहे हैं, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, लाइपेज एक्ट ऑन, लाइपेज किस पे काम करते हैं? लाइपेज अमीनो एसिड पे करते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट या फैट्स? नहीं, लाइपेज जो है वो किस पे काम करते हैं? वो फैट पे काम करते हैं। फैट पे 2 चीजें काम करती हैं, एक बाइल जूस काम करता है, एक लाइपेज काम करता है। अगर यहाँ पे ट्रिप्सिन होता तो अमीनो एसिड हम आंसर लिख देते, यहाँ पे अमाइलेज होता तो हम कार्बोहाइड्रेट आंसर लिख सकते थे। लाइपेज जो है वो फैट से रिलेटेड है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम, जो रक्त होता है उसमें द्रव माध्यम क्या होता है? तो सिंपल है, प्लाज्मा द्रव्य माध्यम है। उसके अलावा प्लेटलेट्स, आरबीसीज एंड WBCs, ये तीनों जो है वो क्या हो गई? वो आपकी यहाँ पे फॉर्म्ड सेल या संगठित कोशिकाएं हैं। ठीक है, इन विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनमें से किस कशेरुकी समूह में हृदय शरीर के विभिन्न अंग भागों से ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप नहीं करता? तो आप याद रखिए, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इसमें और पाइसेस, 4 जो हमारी वर्टिब्रेटा ग्रुप की क्लासेस हैं वो मेंशन की गई है, बस मैमल नहीं है, बाकी चारों लिखी हुई हैं। पाइसेस करके याद रखिए, मत्स्य संघ जो होता है उसमें खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा पंप नहीं होता है। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, खून आया और सीधा ऐसे करके पास होके निकल गया। पाइसेस आंसर होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। ओहो, ये तो काफी ज्यादा ब्रेक हो गया, लेकिन ये मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन कल की क्लास में भी कराया था, मैं सिंपल बता देती हूँ। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, जिसमें एग वाइट और पेप्सिन है, एग वाइट, पेप्सिन और HCl है। ठीक है, अगर हम ये बोले कि एक छात्र भोजन के पाचन में एंजाइम की जो भूमिका है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें ये पता है पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है और एग जो होता है उसमें जो व्हाइट वाला पार्ट होता है अंडे में वो प्रोटीन होता है, राइट। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें खाना आराम से पच जाएगा या प्रोटीन जो है वो पच जाएगा? ए या बी? पहली बात, HCl की मौजूदगी के बिना कभी भी पेप्सिन काम नहीं करेगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें HCl है, राइट, और पेप्सिन की फॉर्म में आपके पास जो सब्सटेंस है वो आ रखा है। नाउ द पॉइंट इज, जब भी हम ये बात करते हैं हमको ये याद रखना है कि हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है जो कि HCl की मदद से होता है। ठीक है, जब तक HCl एक्टिवेट नहीं होगा हमारे भोजन में पाचन शुरू नहीं होगा प्रोटीन का। तो हमारे पेट का में जो भोजन जा रहा है उसमें HCl एक्टिवेट करती है पेप्सिन को, और पेप्सिन ब्रेक डाउन होता है, पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेक डाउन में। तो बी में जो है वो प्रोटीन पचेगा, ए में नहीं पचेगा, ये पूरी आपकी एक्सपेरिमेंट है।
एलिमेंट्री कैनाल फूड के किस हिस्से में अंततः पच जाता है? इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके कौन से हिस्से में खाना फाइनली जाके हमारा पचता है? तो छोटी याद रखिए, क्योंकि पचने की एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में खाना अंततः पच जाता है, भोजन जो है वो अंततः पच जाता है। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, तो याद रखिए छोटी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा खाना पूरी तरह से पच जाता है। जब हवा को मुंह से एक टेस्ट ट्यूब में चूना पानी भरा जाता है, ठीक है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ, हवा मतलब मुंह में आपने हवा भरी, फिर एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है उसमें आपने वो हवा छोड़ी, तो जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो मिल्की टर्न हो जाएगा। किस गैस की वजह से? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जब हम हवा छोड़ते हैं तो उसमें CO2 होता है, ठीक है, तो CO2 जब चूना पानी के साथ मिलेगा तो वो पानी दूधिया हो जाएगा क्योंकि CO2 मिल गया, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। हमारे शरीर में मूत्र का सही जो रास्ता है वो क्या होगा, पाथवे जो है वो क्या होता है, तो हमारी बॉडी यूरिन कैसे बनाती है, हमारे ब्लड से बनाती है। 5 से 6 लीटर का जो खून है जो हर समय हमारे शरीर में 24 आवर्स तक हमारा हार्ट जो है वो उसको सर्कुलेट कराता है। इस पूरे सर्कुलेशन के दौरान हमारे खून से जो गंदगी है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो पानी में घुल के यूरिन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑन एन एवरेज 1.2 लीटर ऑफ यूरिन हम पास करते हैं। इसका सीक्वेंस क्या है? तो पहले तो यूरिनरी ब्लैडर रखे या हटा दे, यूरिनरी ब्लैडर से काउंट करेंगे, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर लास्ट में आता है, तो ये डी ऑप्शन हट गया। किडनी किडनी किडनी, ठीक है, यूरेटर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर फिर हटा दीजिए यहाँ पे। यूरेटर से होते हुई कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा में, तो सी ऑप्शन ठीक है आपका। पहले किडनी में फिल्टर हुआ, फिर यूरेटर में गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में गया, फिर यूरेथ्रा में फाइनली होके बाहर निकल गया, तो याद रखना। ऑटोट्रॉफ में आंतरिक या सेलुलर ऊर्जा रिजर्व है। द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस फॉर्म में रिजर्व होती है? ग्लाइकोजन करके याद रखिए। ऑटोट्रॉफ की बात हो रही है, लेकिन हम अगर अपने बॉडी की भी बात करेंगे तो भी अपने को यही याद रखना है कि हमारा जो खाना है वो भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होता है, ठीक है। मानव एलिमेंट्री नहर या कैनाल जो है, जो नाल कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, भागों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये तो सिंपल है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, सारा माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, यहाँ पे तो स्टमक वाले हटा दीजिए दोनों ऑप्शन। ईसोफेगस के बाद आती है स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन ईजी है, तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। यदि लार की कमी है भाई, अगर हमारे सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज की कमी हो जाएगी, सलाइवरी अमाइलेज की कमी हो जाएगी, तो मुंह में या मुख गुहा में कौन सी चीज नहीं होगी? राइट, कौन सी एक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पे अफेक्ट करेगी? तो याद रखिए कि अगर हमारे मुंह में अमाइलेज नहीं है, अमाइलेज यहाँ पे क्या लिखा है? लैकिंग है, कमी है। प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च ब्रेकिंग इनटू शुगर्स, फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं है। कौन सी चीज अफेक्ट करेगी? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। हमारे मुंह में जो अमाइलेज होता है, जो सलाइवा से रिलीज होता है, वो हमारे स्टार्च यानी कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिए उनको पचाने में मदद करता है। और अगर अमाइलेज नहीं रिलीज करेगा सलाइवा में, तो जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है ना, बी वाली स्टार्च वाली, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, टूट जाएगी या ठहर जाएगी। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो पहला एंजाइम जो हमारे खाने में मिलता है, अब ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। अमाइलेज याद रखिए, सबसे पहले हमारे मुख गुहा में अमाइलेज नाम का एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे खाने को पचने में स्टार्च को मदद मिलती है, ठीक है। अच्छा, ब्रेड मोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? फंगस होता है, इसको हम राइजोपस के नाम से जानते हैं। अभी क्या है ऑप्शन? द इमेज शोज द ब्रेड मोल्ड ऑन ब्रेड, हाउ दीज फंगाई ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन। तो ये जो ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड लग गया है, अब इसमें जो फंजाई ग्रो कर रही है,
ठीक है, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो फंगस न्यूट्रिशन कैसे लेती है, फंगस न्यूट्रिशन हमेशा मृतोपोषी तरीके से लेती है, मरी हुई चीजों से लेगी। तो एक तो ब्रेड ही खराब हो चुका है इसलिए वो अपना खाना ले रही है, दूसरा जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना वो उनको उस पर ग्रो करने देती है और फिर उसके बाद उन्हें खा लेती है। दैट इज बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाएगा, छोटे छोटे माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे। तो जब ब्रेड खराब हो गई है तो उस पर और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो जमने देते हैं और फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने आप को फीड करवा लेते हैं। बी करके याद रखिएगा। चावल के पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को डाला जाए तो काला नीला हो गया। ये मैंने आपको कल के सेशन में भी कराया है, उसको ध्यान से रखिएगा। अगर चावल के पानी में वहां पे पोटैटो जूस था, है ना, आलू का जूस था, अब ये वही क्वेश्चन है लेकिन चावल कर दिया, तब भी मैंने आपको चावल बताया था। तो राइस वाटर में क्या है, स्टार्च है। अगर आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो आयोडीन टेस्ट हमेशा स्टार्च के लिए ही करते हैं, और स्टार्च के लिए करने का मतलब है कि ब्लू या ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्लू या ब्लैक। तो अगर चावल में, चावल के पानी से, स्टार्च से टेस्ट करेंगे आप आयोडीन का, तो पानी जो है वो कैसा हो गया होगा, ब्लू या ब्लैक। ये स्टार्च को दिखाता है। एकल परिसंचरण यानी शरीर के माध्यम से पारित होने के लिए एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय के माध्यम से रक्त बहेगा। ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हमेशा जितने भी आपके ये सिंगल साइकिल है वो हमेशा फ्लो करेगी पाइसेस के थ्रू, ठीक है। पाइसेस या मत्स्य संघ जो है, उसके अलावा जितने भी हैं वो सब डबल सर्कुलेशन रखते हैं। हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबेस, ये तीनों के तीनों मछलियां हैं। हाइला राना, ये तो एम्फीबियंस हो गए। वेल, डॉल्फिन, ये तो मैमल्स में ही आ गए। लेबियो कैमेलियन जो है वो रेप्टाइल हो गया। सैलमेंडर जो है वो भी रेप्टाइल हो गया। तो याद रखिए कि सिंगल सर्कुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाइसेस या मत्स्य संघ दिखाता है, ठीक है, मछलियां दिखाती है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव अक्सर क्रिकेटर के बीच ऐठन की ओर जाता है, या जैसे बॉडी जो है वो क्रैम्प्स लेके आ रही है, जिसको मसल क्रैम्प कहते हैं। ये परिणाम किसके कारण होता है, क्योंकि हमारा जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लैक्टिक एसिड। हैवी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी जो स्पोर्ट्स है वो कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए अब बोझ ढो रहे हैं या घर शिफ्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद जो पेन होता है ना, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, पीछे पेन हो रहा है, बैक में, वो सब लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से होता है। मसल्स में लैक्टिक एसिड क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हम जो धनात्मक प्रकृति कहते हैं, वो एलिमेंट की इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा और यहाँ से जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर घटेगा, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कमियां नहीं निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते हुए घटेगी और ग्रुप में और इंक्रीज होगी अलोंग द पीरियड, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, यहाँ जाते जाते एटम का साइज बढ़ जाता है और यहाँ जाते जाते एटम का साइज क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ये भी सही है। मेटल जो है वो नीचे जाते जाते मेटल का कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सोडियम से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंशियम है और सोडियम के आगे अगर आप जाओगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो घटता चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पे तो नॉन मेटल है, राइट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ ली, 4 ऑप्शन ठीक है, एक भी गलत नहीं है। अब आप मुझे इन चारों स्टेटमेंट के आधार पे अगर हम पीरियोडिक टेबल के 3 से 9 वाले तत्व लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो आप मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, जो यहाँ सबसे ऊपर है, क्योंकि नीचे नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जा रही है, यहाँ जाते जाते भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जा रही है। तो 3 करके याद रख ले, जो लिथियम होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इस तरफ जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है।
यानी कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, वो होगा फ्लोरीन। हो सकता है अगला क्वेश्चन यही हो, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जैसे मैंने बता दिया, ये सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या हो गया 9। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी बैलेंसी सबसे अधिक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी दोनों अलग चीजें होती हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करता है। बैलेंसी कितने को दान में दी जा सकती है या ली जा सकती है उसको शो करता है। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल में हैं और आपको कार्बन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इससे ज्यादा लकी आप हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा नहीं कभी भी। कार्बन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंसी बनाता है 2 4। 4 वैलेंसी पूरे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे सबसे ज्यादा है। 1 से 4 जाती है, फिर 4 से वो 1 हो जाती है ना, या नियॉन तक तो जाते जाते 0 हो जाती है। तो 1 2 3 4 5, मतलब उल्टा करना है हमें यहाँ पे। अब इसको चाहिए, देगा नहीं लेगा। 2 1, फ्लोरीन जो है वो 9 हो गया, तो 2 7, एक ही चाहिए उसको यहाँ पे। नियॉन जो है उसे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो बैलेंसी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की, यानी कि 6 नंबर की। तो आई होप चीजें समझ आ गई आपको। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। मैं आपके इसी सीरीज के अंदर पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा दूंगी, जिससे आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली पिक करके सीधा आ रहा है। मैं इन 25 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाए हैं उसमें से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं आपको नहीं ये बता रही हूँ ये कि कौन से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पर इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन भी बताया है। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक ध्यान रखिए, पेपर जो है क्योस होके और परेशान होके मत दीजिए। बाकी सब क्या कह रहे हैं इतना नहीं सोचना है, आपका पेपर की तैयारी जैसे है वैसे करके जाइए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपको यहाँ पे वही साथ देंगी जो आपने पुराना 2 1 3 साल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।